हेलो गाइस। तो इससे पहले हमने जो श्वसन चैप्टर है हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, उसके अति लघु को देख लिया था और यहाँ से हम लघु को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर ये जो श्वसन, हम सारा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, सबसे पहले यही बता दो कि श्वसन हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो आप देख लो कि शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को यह ऑक्सीजन श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है, अतः कह सकते हैं कि श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है और इसीलिए श्वसन सजीवों के लिए अति आवश्यक है। तो ये आपने देख लिया फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन की परिभाषा लिखिए, आखिर क्या डेफिनेशन है श्वसन की। तो आप यहाँ पर देखो कि श्वसन उन क्रियाओं का सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि बाहर से ऑक्सीजन को, जैसे हम सांस लेते तो ऑक्सीजन अंदर जाता है और हमारे बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन जाता है, तो 21%, याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है कि ये अंदर जाता है और इसका उपयोग किस चीज़ में होता है, तो कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज के कई चरणों में ऑक्सीकरण से करके विशिष्ट एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा यानी एटीपी का उत्पादन करता है तथा इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कोशिका के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी आप देखोगे एक तरीके से जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर लेते हैं ना, एलपीजी, उसी तरीके से जो हमारे बॉडी में जो खाना बन रहा है, जैसे एटीपी यानी ग्लूकोज जो बन रहा है, तो ये क्या होता है कि ऑक्सीजन से बनता है। सो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है और क्या होता है, खाना बन जाता है। उसके बाद से क्या हो जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से बॉडी से बाहर आ जाता है। और आई होप कि आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर आप चैप्टर पढ़ लोगे ना तो फिर ये सब आपको उतना मतलब कुछ हार्ड वगैरह नहीं लगने वाला है, क्योंकि चैप्टर मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है कि आपको चैप्टर ही याद होगा। फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे आपको मतलब मैं क्या बताऊँ, क्लास 4 से लेके बीए तक, इसके बाद मैथ, इंग्लिश, सारे ही वीडियो डाले रहते हैं। मतलब इसी चैनल पे आपके सारे सब्जेक्ट्स की और सारी क्लास की पढ़ाई हो जाती है। तो आप देखो संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को समीकरण में दर्शाए। आखिर ये क्या है, इसके समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है। तो देख लो कि C6H12O6 + O2 यानी क्या होता है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और O2 यानी ऑक्सीजन। जब हम इतना लेते हैं बॉडी के अंदर जाता है तो क्या बनता है, वापस से मतलब क्या निकलता है, तो CO2 वो बाहर आ जाता है और जल और एनर्जी मिलता है। तो जल भी हमारे बॉडी से बाहर आता है। आप देखो कि नेचुरल कॉज के द्वारा, है ना, बेसिकली क्या तो मतलब होता है ना, सुसु के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है या फिर पसीना के माध्यम से। तो ये वाटर निकल गया, ऊर्जा यानी एनर्जी मिल गई, और क्या है 6CO2 यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम छोड़ देते हैं, हमारे नाक से वापस आ जाता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। इस क्रिया में स्व उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी बनते हैं, जिससे उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपलब्ध जल शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। फिर अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण में किन किन यौगिक का निर्माण होता है। तो आप देख लो, जो आंशिक ऑक्सीकरण है इसी का दूसरा नाम है अवायवीय श्वसन। तो अगर एग्जाम में आंशिक ऑक्सीकरण की जगह पे अवायवीय श्वसन डाल दिया तो ये आप मतलब क्लियर हो जाओ माइंड में, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन क्या है कि वो हमें बताना है। दूसरी बात आप देख लो कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और वह पाइरूवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे पूछा ना किन किन यौगिक का निर्माण होता है, तो 3 यौगिक का निर्माण होता है। कौन कौन, तो पहला क्या हो जाता है कि, अरे पेंसिल कहाँ गया, स्क्रीनशॉट हो गया, पता नहीं, मुझे ये सब उतना पता है, मैं ऐप वगैरह उतना यूज़ मतलब नहीं आता, मुझे सच्ची नहीं आता, सो बस यूज़ कर लेते हो गया। चलो, तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ बन रहा है, पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड। जब कभी आप देख लो बहुत दौड़ लो या फिर ठंडे के दिन में बहुत बैडमिंटन खेल लिया, होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा औकात से ज़्यादा अगर बॉडी आप थका दो बॉडी को, तो आपके बॉडी में पेन होने लगेगा। और वो दर्द का कारण क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड होता है। ये भाई सब क्या होता है कि ये अब ज़्यादा ऑक्सीजन अगर बॉडी को नहीं मिला, किसी सेल को नहीं मिला, तो वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में यानी उसके अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड बना देते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियों में यानी मसल्स में दर्द हो जाता है। ये कहाँ पे होगा पता है, जांघ में जो मसल्स है वहाँ पे, या फिर घुटने के नीचे जो होता है वहाँ पे दर्द होगा, या फिर ऊपर जहाँ से बैडमिंटन खेलते हैं जिसमें बॉडी दिखाते हैं ना कि हाँ देखो मेरा बॉडी इतना हो गया,
तो वो वाला जो मसल होता है 3 जगह बड़ा भयानक पेन होता है, तो ये लैक्टिक एसिड से होता है। अब आगे बढ़ते कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में दर्द क्यों होता है। अरे नेक्स्ट ही क्वेश्चन था, मैं नीचे देखती हूँ नहीं हूँ इसलिए। तो यही मैंने भी जस्ट बताया आपको कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द होता है, क्योंकि उस समय पेशियों तक पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और ऑक्सीजन के अभाव में हमारी जो पेशियां हैं यानी मांसपेशियां, उसमें पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, और हमारी पेशी कोशिकाओं से अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल को संचय से दर्द होने लगता है। क्लियर, यही बात है, मैंने समझा दिया, अब क्या इसमें समझाना, आप तो वैसे भी बहुत समझदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। तो ये जो किण्वन है ना, ये पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है, और यही क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। यह क्रिया ईस्ट में होता है, ठीक है। अब ये सब तो हो गई लिखी लिखाई बात, बट आपको समझ में नहीं आया। जैसे देखो, कभी भी जैसे होता है घर में मम्मी छोला भटूरा बनाती तो कहती कि आज ही लाओ भटूरा वाला जो आटा है वो सान के रख देते तो कल ज़्यादा फ्लफी बनेगा। या फिर अगर आपने भी यूट्यूब से देखते कर घर पे केक ट्राई किया होगा तो आप देखोगे सबसे पहले बिस्किट का किसी भी चीज़ का आप बना लेते हो, उसको जो भी बोलते हैं बैटर कि क्या बैटर पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसका घोल मतलब बेसिकली आप बना लेते हो, बिस्किट उसके पीस पास के उसमें डाल दिया और ऐसे ऐसे कर दिया, तो आप देखो कि वो जो गीला वाला हो जाता है अजीब सा, उसको आप थोड़ा देर रख देते हो फॉर्मेट होने के लिए। तो वो फॉर्मेट होना क्या है कि उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मान लो अगर आप किसी डब्बा में इतना डालोगे ना, डब्बा नहीं बर्तन, अगर इतना डालोगे, मान लो नहीं ऐसे कैसे डालोगे, हाँ इतना है बर्तन, तो यहाँ तक मान लो आप डालोगे लिक्विड पहले से, बट आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे ना तो वो खुद से खुद इतना बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, किण्वन के द्वारा, ईस्ट के द्वारा हो जाता है। इसको हम लोग खमीर बोलते हैं। पाव रोटी वगैरह जहाँ पे बनता है वहाँ पे इसका यूज़ होता है, भटूरा बनाने में होता है, या फिर केक जो भी होता है, या फिर गुजरात में क्या होता है नमकीन केक येलो कलर का, उसको क्या ढोकला, हाँ ढोकला जो होता है वो सब इसी की वजह से होता है। तो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। तो श्वास नली जो है या फिर जो ट्रैकिया है यह शरीर के भीतर स्थित होता है, जो कि 11 सेंटीमीटर यानी 11 सेंटीमीटर लंबी अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं, जो एक और सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक क्षेत्रों के द्वारा खुलती है, जो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है। यह कीटों का श्वसन अंग है। ट्रैकिया क्या है, बेसिकली आप देखो आपके नाक से जो ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, तो पीछे साइड में जा रहा है ना, ऐसे आँख की तरफ, मतलब लगता है कान की तरफ, पीछे साइड में। जैसे आपका मुंह मान लो ऐसे है, ऐसे क्या ऐसे ही है ही, ऐसे तो नहीं होता है, चिड़िया का मुंह बन गया, ठीक है ऐसे। अरे समझ लो याद में, ठीक है, यहाँ पे ट्रैक किया है तो यहाँ से जो अंदर जा रहा है ना, ये जो अंदर वाली पाइप जा रही है, जब तक ये लंग्स तक नहीं पहुँच के, ये लंग्स इधर उधर रहता है, बीच में जो पाइप रहता है उसको ट्रैक किया कहते हैं, ठीक है। तो यही इसी के बारे में बस पूछ रहा था, हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है। तो गिल्स कहाँ पे होता है, जैसे ये है अगर मछली जी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे, नहीं नहीं ये तो पंख हो गया ना, यहाँ पे ऐसे गिल्स होता है दोनों साइड में, याद रखना। तो जो गिल्स होता है वो 2 समूह में यानी 2 ग्रुप में पाया जाता है। प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग के आँख के ठीक नीचे होता है, मतलब बताया ना यहाँ पे जैसे अगर मछली है तो उसका आँख यहाँ पे होगा, यहाँ पे ठीक नीचे गल्फर होता है, जो कि ऐसे से धड़क 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 करते रहेगा, ठीक है। और वो क्या होता है कि हो गया। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे ही आप नाम याद रखो, हालांकि आप चैप्टर पढ़ ही लेना, मैं कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है कि अगर आप 10th में नंबर अच्छा चाहते हो तो चैप्टर जरूर पढ़ लो। अगर चैप्टर पढ़ लिया और नंबर नहीं आया तो फिर आप जो कहो सो मैं करने को तैयार हूँ, हाँ, बट ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप लिख के नहीं लाओगे फिर मैं मुझसे जो करवा लो, तो वो नहीं, बट ऐसे क्योंकि मैंने इतने अच्छे से डिफाइन किया, वो मेरे ही बच्चे जानते हैं या फिर जो व्यूअर्स हैं वहाँ पे, तो आप जरूर जाकर देखो। क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से अंग का निर्माण करती है, मतलब तो आप देखो पहले नासिका छिद्र यानी नॉस्ट्रिल, स्वर यंत्र यानी लैरिक्स, इसके द्वारा हम बोलते हैं, जैसे आप बोलो अभी गले पे हाथ तक देखो वाइब्रेट करेगा, है ना, लग जैसे फ़ोन वाइब्रेशन पे लगा हुआ है, तो वो क्या है कि वही आपका स्वर यंत्र, उसको थोड़ा सा दाब दो तो एकदम मरने मरने जैसे हो जाओगे। फिर श्वास नली जिससे सांस ले लो, ट्रैक किया। उसके बाद लंग्स यानी फेफड़ा, यही क्या है, श्वसन अंग में आते हैं, हो गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरी का लास्ट है ये कि श्वसन की 2 अवस्थाएं
प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहती है, यानी इनहिलेशन और एक्सहेलेशन। यानी जब हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर दे रहे हैं, तो एक साथ जब ले लिया और दे लिया, दोनों काम हो गया, तब हम उसको जाके बोलेंगे ब्रीथिंग, यानी श्वासोच्छ्वास। ठीक है, सिर्फ ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं तो उसको ब्रीथिंग नहीं कहेंगे, या सिर्फ सांस बाहर आ रहा है बाहर आ रहा है बाहर आ रहा है तो उसको भी नहीं। जब दोनों एक साथ होता है तब हम कहते हैं कि हमने एक बार सांस ले लिया। ठीक है, तो यही, इसी को हम ब्रीथिंग या फिर ये बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। यहाँ पे आपका लघुत्तरी कंप्लीट हो गया। अब बारी है कि मैंने आपको बोला था कि कुछ मैं आपको दीर्घ भी करा दूंगी, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन दीर्घ स्टार्ट करते हैं। अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन के विभेदों को लिखें। तो सबसे पहले क्या है कि जो अवायवीय श्वसन है वो ऑक्सीजन की किस चीज़ में होती है, तो वो अनुपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीजन जब नहीं रहता है तब होती है अवायवीय श्वसन। नाम ही देख लो, अवायवीय यानी वायवीय नहीं, जैसे बोलते हैं अस्वस्थ है यानी अनहेल्दी है, मतलब कि वहाँ पे हेल्दी नहीं है हम। तो अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा और ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन पायरुवेट में होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ये क्रिया कहाँ पे होगी, तो ये कोशिका द्रव्य में होगी। वही जो अंतर है कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है। यहाँ पे आप देख लो पायरुवेट का आंशिक विखंडन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूर्ण विखंडन हो रहा है। अंतर दूसरा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, दूसरा अंतर। तीसरा अंतर है कि यह कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखो 3 अंतर तो यहीं पे हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना ऊर्जा मुक्त होती है, तुलना ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ज़्यादा, यानी जब हम वायवीय श्वसन करते हैं ना तो उसमें एनर्जी जो होता है वो ज़्यादा निकलता है, प्रोड्यूस होता है। वहीं अगर हम अवायवीय श्वसन करते हैं तो वायु उतना है ही नहीं, तो एनर्जी भी उतना नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद देख लो यहाँ पे कि है वायवीय श्वसन के प्रथम चरण कोशिका द्रव्य तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। यानी वायवीय श्वसन आप देखो कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, पहला कोशिका द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन जो अवायवीय श्वसन होता है वह कोशिका द्रव्य में ही खत्म भी हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना। उसमें अगला अंतर है, क्योंकि ये दीर्घ है, आप ऐसा नहीं कि 4 लाइन लिख के लाओगे, एग्जामिनर आपको 7 नंबर और 5 नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना भी पड़ता है उस तरीके से। ये मैंने टाइप किया तब इतने दूर में आया है, आप लिखोगे तो अच्छा खासा आधा पेज मतलब वो आपका फिल हो जाएगा, यानी ये काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। फिर वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पूर्ण विखंडन से CO2 एवं H2O का निर्माण होता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी हम वायवीय में किस चीज़ का निर्माण देखें तो CO2 और HO2 का, वहीं यहाँ पे क्या देख लिए तो पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण देख लिए, हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन कि पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखें, यानी स्टेप बाय स्टेप हमें डालना है कि पायरुवेट का जो विखंडन हो रहा है वो किस स्टेप को फॉलो करते हुए रहा है। तो सबसे फर्स्टली आप देख लो कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, तो इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं, जो कि ईस्ट में होता है। ये तो अभी आपने याद किया। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। कोशिका में अधिक मात्रा के लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है, और अगर आपकी जो मसल्स है उसमें लैक्टिक एसिड की अगर मात्रा की हम बात करें वो बढ़ गई तो आपकी मसल्स में पेन होने लगता है। ठीक है, और वो पेन इतना खतरनाक होता है, इसीलिए उस पेन से बचने के लिए कहा जाता है कि मतलब अच्छे से ब्रीथिंग लो, लंबे लंबे सांसों को लो। ठीक है, फिर पेन खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीजन होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो कि बेसिकली ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही कुछ हमें यहाँ पे लिखना था। तो देखो अगर एक बार आप टॉपिक क्लियर कर लेते हो ना, फिर चैप्टर से कहीं भी क्वेश्चन, आखिर चैप्टर से ही करेगा तो कहीं से भी पूछेगा आप बता दोगे। बट अगर आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो नया है, बट क्वेश्चन क्या नया है, आप देख लो बेसिकली वही बात आ रही है, बस वर्ड चेंज है ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम दीर्घ का रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।